हेलो बच्चों। ओके, तो कैसे हो आप लोग? यस, शुरू करते हैं। आज कॉस्टिंग का नया टॉपिक है रिकन्सिलिएशन। लास्ट टाइम हमने प्रोसेस कॉस्टिंग करा था। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो हमने किया बच्चों, उसमें देखा था कि हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आया है। सिमिलरली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की बात करें तो हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन कंपलसरी है जिसकी वेटेज 6 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक की हो सकती है। 15 मार्क्स का रेयर क्वेश्चन होता है क्योंकि इतना बड़ा नहीं बन पाता है। तो शुरू करते हैं हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और क्या होता है इसमें, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी की सारी हम चर्चा करते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो इसका मतलब होता है बच्चों एक ऐसी स्टेटमेंट जो रिकन्साइल करती है। रिकन्साइल का मतलब होता है कि दो चीज़ों में जो डिफरेंस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस को बताती है कि भैया ये डिफरेंस आखिर आ किस रीज़न से रहे हैं, और फिर उस डिफरेंसेस को दूर किया जाता है। खैर, सो रिकन्साइल जब हम करते हैं दो चीज़ों का डिफरेंस, तो ये होते हैं हमारे पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो दैट मीन्स आप रिकन्साइल कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट्स के साथ। क्यों रिकन्साइल कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे, वही डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं और उनका रिवर्स इफेक्ट ले लो, अपने आप रिकन्साइल हो जाएगा। तो इन डिफरेंसेस की बात करते हैं बच्चों कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये किस रीज़न से होते हैं। तो बेसिकली सिर्फ 3 ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। पहला रीज़न ये हो गया कि आपके पास कुछ आइटम्स होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। प्योरली फाइनेंशियल नेचर, ये पहला आइटम है जिसकी वजह से डिफरेंस होगा। दूसरा आइटम, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं प्योरली फाइनेंशियल नेचर। क्या हो गया बच्चों कि जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया और कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आया। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया तो ऑफकोर्स वो फाइनेंस के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, बट कॉस्टिंग में नहीं आया तो वो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को इम्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या होता है आगे देखते हैं इसमें। दूसरा, ऐसे आइटम्स जो कॉस्ट में भी आते हैं और फाइनेंस में भी आते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में भी आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी आएंगे, बट अमाउंट डिफरेंस होगा। सो वो हो गए हमारे पास कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन कॉस्ट विद डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, तो बेसिकली यही दो होते हैं। इन दोनों में कॉमन, एक तो बच्चों कॉमन कॉस्ट होती है। कॉस्ट मतलब, या कॉस्ट ना बोल के मैं यहाँ एक्सपेंसेस बोलता हूँ। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो है कॉमन दोनों में। और उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन। अब स्टॉक की वैल्यूएशन अकाउंट्स वाले अपने अलग तरीके से करते हैं, कॉस्ट वाले अपने अलग तरीके से करते हैं, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई कोई सा भी मेथड ले लो, लीफो फीफो वेटेड एवरेज, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि लीफो एप्लीकेबल नहीं है। तो मान लो मैं लीफो से अपने स्टॉक को वैल्यू कर रहा हूँ कॉस्ट में, और फाइनेंस में उसे फीफो से किया हुआ है, तो ऑफकोर्स दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो थर्ड जो रीज़न होता है उस डिफरेंस का, वो होता है स्टॉक की वैल्यू, जिसकी वजह से फाइनेंस और कॉस्ट के प्रॉफिट अलग अलग हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये गलतियों में क्या क्या आइटम्स आते हैं और इन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला आइटम आया बच्चों आपके पास प्योरली फाइनेंस नेचर आइटम। प्योरली फाइनेंस नेचर आइटम कौन से आइटम होंगे बच्चों? जो आपके फाइनेंस में आते हैं और कॉस्ट में कभी ना इनका जिक्र होगा, ना ये कभी आएंगे। तो ये आइटम दोनों तरीकों से आपको मिल सकते हैं, एक्सपेंसेस या लॉस के रूप में, प्रॉफिट या इनकम या प्रॉफिट के रूप में। अब एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ दिखेंगे आपको आपके फाइनेंस पे, कॉस्ट में कभी नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इनकम टैक्स, ठीक है, और बोलो डिविडेंड पेड, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है यहाँ सब आ जाता है, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा। ओके, उसके अलावा अगर आप ये आइटम देखना चाहते हो, सिर्फ आइटम, एक्सपेंस इनकम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आइटम जो प्योरली फाइनेंस नेचर के, तो जस्ट अपने दिमाग में बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनाओ, सबसे पहले शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल इसका पार्ट नहीं होता, रिजर्व सरप्लस को छोड़ देते हैं, फिर डिबेंचर्स आ गया, इसका पार्ट नहीं होता, फिर जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चे ऑफकोर्स इसका पार्ट होते हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इसका पार्ट नहीं होते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ऑफकोर्स पार्ट बनेगा, लेकिन ऐसा एक एक्सपेंस जैसे गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, उनसे रिलेटेड कुछ भी। सो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस क्या होता है, जब इंटेंजिबल एसेट को आप राइट ऑफ करते हो। नॉट ओनली इंटेंजिबल एसेट, और कोई फिक्टिशियस एसेट भी होगा, जब भी उसको आप राइट ऑफ करोगे, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। सो ये हो गए बच्चों सारे के सारे रीजन जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। सेकंड आ गया कॉमन एक्सपेंसेस विद डिफरेंट फिगर्स, विद डिफरेंट अमाउंट्स। अब इसमें क्या आएगा, ये कहता है बच्चों वो एक्सपेंसेस जो दोनों में ही आ रहे हैं लेकिन अमाउंट अलग अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, फाइनेंस में हमने लिखा और हमने कॉस्ट में किया, तो कॉस्ट में बच्चों मैं प्री डिटरमाइंड रेट पे ही अपने कुछ खर्चे चार्ज कर लेता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने माना कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो आएगा 10 रुपये का, ऐसा मैंने मान लिया। बट फाइनेंस में एक्सपेंसेस कब लेते हो, इनकर होने के बाद। सो फाइनेंस में एक्चुअल में दो ऑप्शन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने 10 चार्ज किए तो फाइनेंस में एक्चुअल बिजली का बिल भी 10 का आएगा, वो 11 का भी आ सकता है और वो 9 रुपये का भी आ सकता है। तो सोचो बच्चों, आपने कॉस्ट में 10 रुपये चार्ज किया, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सब कुछ, कॉस्ट में आपने 10 रुपये चार्ज किया लेकिन एक्चुअल बिल कितना आया 11, तो 1 रुपये कम चार्ज किया हुआ है आपने, तो इसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंस या ओवरहेड। सिमिलरली 10 रुपये आपने कॉस्टिंग में चार्ज कर लिए लेकिन एक्चुअल खर्चा सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये आया, तो अब आप क्या करोगे, 1 रुपये से ओवर एब्जॉर्प्शन चार्ज करोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन रिकॉग्नाइज करेंगे ऑफ ओवरहेड। ये चीज़ याद रखना बच्चों कि अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कॉस्ट में खर्चा कम चार्ज किया है, ठीक करने के लिए और खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कॉस्ट में आपने ज़्यादा खर्चे चार्ज कर दिए, तो ज़्यादा खर्चे चार्ज कर दिए तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, अल्टीमेटली विच विल रिजल्ट इन, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खर्चे लिए थे, ठीक करोगे तो खर्चे कम करोगे, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में आपने कम खर्चे ले रखे हैं तो खर्चे बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डाउन चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद आता हूँ मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। थर्ड है मेरे पास स्टॉक। तो स्टॉक में मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की। तो आपको पता है जिस तरीके से कॉस्ट हम बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही बिल्कुल कि कॉस्टिंग में और अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। वो मैंने बता ही दिया बच्चों कि वैल्यूएशन के मेथड्स अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से डिफरेंस हो सकते हैं। अब मैं एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए बना रहा हूँ। सो ये हो गया मेरे पास बेसिक जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी है या फिर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे बनानी है एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो मैं वहाँ बना देता हूँ। हमेशा अगर आपको अपना क्वेश्चन आसान बनाना है बच्चों तो आप बनाना रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो फॉर्मेट हो गया मेरे पास, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
ठीक है, हमेशा इसे शुरू करना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। उसके बाद प्लस में, जैसे मैंने कहा ये 3 आइटम्स हैं, तो यही 3 आइटम्स प्लस में आएंगे और इन्हीं यही 3 आइटम्स नेगेटिव में आएंगे। जैसे पहला प्लस था प्योरली फाइनेंस आइटम, सो जो भी प्योरली फाइनेंस की इनकम है, फाइनेंस इनकम या फिर प्रॉफिट जो प्योरली फाइनेंस नेचर का है, उसको हम ले लेंगे, माइनस कर देंगे जो भी प्योरली फाइनेंस नेचर का एक्सपेंस है या फिर लॉस है। फर्स्ट आइटम की ट्रीटमेंट हो गई। सेकेंड आइटम था मेरे पास कॉमन एक्सपेंस विद डिफरेंट अमाउंट्स। तो हम कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन है, मतलब खर्चे ज़्यादा चार्ज कर लिए, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि आपने खर्चे कम चार्ज किए हुए हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन में कम है, तो ठीक करने के लिए आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। खर्चे बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। और नेक्स्ट आ गया स्टॉक। तो याद रखना बच्चों, जिस तरीके से मेरा कॉस्ट होता है, कॉस्ट डेबिट नेचर का आइटम होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट नेचर का आइटम होता है। मैं फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम इफेक्ट देता है, क्रेडिट नेचर का आइटम होता है। तो अगर इनकम क्रेडिट हो रखी है या ज़्यादा बढ़ी हुई है, दैट मीन्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो रखा है, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन हो रखा है तो प्लस करना पड़ेगा। जस्ट इसका ऑपोजिट कि यहाँ पे अगर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट था तो आपने ऐड किया। सिमिलरली अगर स्टॉक होगा तो स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक हुआ तो बात रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट नेचर का होता है, डेबिट नेचर का होता है तो एक्सपेंस वाली ट्रीटमेंट जाएगी। एंड सिमिलरली माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, खत्म। और सबका टोटल कर दो। तो इन 6 टाइप के अलावा कोई 7वें टाइप का आइटम आपको नहीं मिलेगा और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और